गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रूस की। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस के संबंध दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। भारत ने रूस के साथ मिलकर आर्कटिक में खोजी और व्यापारिक मिशनों को शुरू किया है। इसमें रूस के नॉर्दर्न सी रूट पर भारत की खास नज़र है। इससे भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है। साथ में रूस के साथ व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा चीन उभर कर सामने आया है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का जब से वैश्विक अलगाव हुआ है, तब से वह चीन के और ज़्यादा करीब आया है। इससे भारत की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि रूस अब भी चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि रूस अब भी भारत को उतना ही महत्व दे रहा है जितना वह चीन को देता है। रूस के साथ नॉर्दर्न सी रूट पर काम कर रहा भारत। आर्थिक सहयोग के लिए रूसी सरकार के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव व्लादिमीर पानोव ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने नॉर्दर्न सी रूट NSR पर भारत के गहरे जुड़ाव का समर्थन किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि शायद रूस पारंपरिक आर्कटिक संस्थानों से आगे बढ़कर अपनी आर्कटिक पार्टनरशिप को फिर से ठीक करना चाहता है। भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक मौका है। आर्कटिक लंबे समय से चली आ रही भारत रूस स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया क्षेत्र बनकर उभर सकता है, जो पोलर, मैरीटाइम और एनर्जी डोमेन में सहयोग बढ़ाएगा। हाल ही में एक इंटरव्यू में रूस की सरकारी न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और NSR के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर रोसाटॉम में आर्कटिक डेवलपमेंट के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव व्लादिमीर पानोव ने कहा कि रूस NSR के डेवलपमेंट में भारत की एक्टिव भूमिका का सपोर्ट करता है और भारत को कोऑपरेशन के लिए अहम पार्टनर बताया। ये बात भारत रूस आर्कटिक एंगेजमेंट पर नज़र रखने वाले बहुत कम लोगों को अच्छी लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पारंपरिक रूप से रूस गैर आर्कटिक देशों की आर्कटिक गवर्नेंस में मजबूत भूमिका निभाने देने में हिचकता रहा है। दशकों तक रूस ने आर्कटिक को एक क्षेत्र माना है जिस पर उसका ज़्यादा अधिकार है, लेकिन बाद में अपना रुख नरम किया है और 2013 में आर्कटिक काउंसिल में चीन के ऑब्जर्वर स्टेटस का सपोर्ट किया है। ऐसे में रूसी अधिकारी का आर्कटिक में भारत की भूमिका बढ़ाने की मांग करना चीन को काउंटर बैलेंस करने की रणनीति माना जा रहा है। 2022 की शुरुआत से आर्कटिक काउंसिल के साथ दूसरे सदस्य कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड के साथ फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन में रूस के खास मिलिट्री ऑपरेशन के बाद उसके साथ सहयोग रोक दिया था। इसके जवाब में दूसरे कामों के साथ साथ रूस ने फरवरी 2024 में आर्कटिक काउंसिल को अपना सालाना बजट का योगदान रोक दिया और कहा कि पूरा और बराबर काम तभी फिर से शुरू हो सकता है जब सभी सदस्य फिर से जुड़ें। इसके बाद सितंबर 2023 में रूस बैरेंस यूरो आर्कटिक काउंसिल से हट गया, जिससे पश्चिमी देशों के दबदबे वाला आर्कटिक फ्रेमवर्क से उसका अलग होना साफ हो गया। इस संदर्भ में पानोव के बयान को एक स्ट्रेटेजिक आउटरीच के तौर पर देखा जा रहा है, जो आर्कटिक में भारत की भूमिका को बढ़ा सकता है। रूस आर्कटिक सहयोग के लिए ब्रिक्स जैसे नए फोरम के प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है, जिसमें भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह आर्कटिक में न सिर्फ पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को रोकेगा, बल्कि रूस और उसके सहयोगी देशों की उपस्थिति को भी मजबूत करेगा। रूस और चीन आर्कटिक में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन उनके सहयोग की साफ सीमाएं हैं। एनर्जी प्रोडक्ट्स को छोड़कर रूसी आर्कटिक में कई चीनी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्ताव, जैसे कि आर्केनजेस्क में एक डीप सी पोर्ट जो प्रस्तावित बेल्कुमुर रेलवे से जुड़ा है, कामयाब नहीं हो पाए हैं। प्रतिबंध NSR की सॉवरेनिटी और कंट्रोल पर अलग अलग विचार और मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट्स के बजाय नेशनल प्रोजेक्ट्स को रूस की प्राथमिकता, ये सभी चीन के साथ उसके संबंधों को रोकते हैं। साथ ही मॉस्को बीजिंग पर अपनी बढ़ती निर्भरता को लेकर काफ़ी सचेत है और आर्कटिक पार्टनरशिप में विविधता लाने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की ओर देख रहा है। आइए हम बात करें अब अफगानिस्तान की। पाकिस्तानी वायुसेना ने कायराना हरकत करते हुए अफगानिस्तान के खोस्ट, पाकटिका और कुनार प्रांत में हवाई हमला करके 9 अफगान बच्चों को मार दिया। पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद तालिबानी सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस ताज़ा हमले करारा जवाब दिया जाएगा। जबीहुल्लाह ने कहा कि अपने देश के हवाई क्षेत्र, जमीन और लोगों की रक्षा करना वैधानिक अधिकार है। जबीहुल्लाह ने यह नहीं बताया कि पाकिस्तानी हमले का कब जवाब दिया जाएगा, लेकिन जोर देकर कहा कि इसका समय से जवाब दिया जाना चाहिए। जबीहुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान का खोस्ट, पाकटिका, कुनार प्रांत में हमला अंतर्राष्ट्रीय मानकों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले करके पाकिस्तान की सेना को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस अभियान से केवल तनाव बढ़ेगा और पाकिस्तान का वर्तमान सैन्य शासन दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। बता दें कि अफगानिस्तान के खोस्ट प्रांत के एक रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोग मारे गए। अफगान सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार ये हमला आधी रात के कुछ समय बाद हुआ और इसमें एक स्थानीय निवासी के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें सीमा पर दुश्मनी बढ़ने की चिंता फिर से बढ़ गई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि हमला मंगलवार को सुबह करीब 12 बजे खोस्त के गुरबुज जिले के मुगलई इलाके में हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने एक लोकल नागरिक वालियत खान काजी मीर के बेटे के घर पर बमबारी की। इस हमले में 9 बच्चे, 5 लड़के और 4 लड़कियां और एक महिला की मौत हो गई और उनका घर तबाह हो गया। मुजाहिद ने यह भी बताया कि उसी रात कुनार और
पतिका प्रांतों में अलग अलग हवाई हमले हुए, जिनमें 4 आम नागरिक घायल हो गए। पोस्ट में हुए ताज़ा हमलों से लोगों में डर पैदा कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर फिर से हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है। अक्टूबर में दोनों देशों के बीच भारी झड़पों के बाद कुछ समय के लिए लड़ाई रुकी थी, लेकिन अब फिर तनाव बढ़ गया है। इससे पहले 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्ट, जलालाबाद और पतिक्का में एयर स्ट्राइक की। इसके बाद अफगान तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की। तालिबान सेनाओं ने 11 और 12 अक्टूबर की रात के बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर कई पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया, जिसमें भारी गोलाबारी हुई। हमलों के बाद तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनका ऑपरेशन खत्म हो गया। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने किसी भी सीजफायर की घोषणा से खारिज कर दिया, अपनी मिलिट्री कार्रवाई जारी रखी। उस समय तालिबान के प्रवक्ता ने कन्फर्म किया था कि लड़ाई 12 अक्टूबर की सुबह तक जारी रही। दोनों देशों ने कहा कि उन्होंने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया और कई बॉर्डर पोस्ट को तबाह कर दिया या उन पर कब्जा कर लिया। आइए हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद को मंगलवार को सदन में बुर्का पहनकर आने की वजह से इस साल के लिए संसद सत्र में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सांसद पॉलिन हैंसन राष्ट्रीय स्तर पर बुर्का पर प्रतिबंध के लिए अभियान चला रही है। मुस्लिम विरोधी, आयोजन विरोधी वन नेशन माइनर पार्टी की 31 वर्षीय नेता पॉलिन हैंसन पर सोमवार को अपमानजनक कृत्य करने का आरोप लगाया गया था। दरअसल वह सिर से टखने तक का कपड़ा पहनकर सदन में गई थी। इस तरह से हैंसन अपने साथी सांसदों का विरोध जता रही थी, जो उनके सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का, पूरे चेहरे को ढकने वाले अन्य कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर चर्चा से इनकार कर रहे थे। सांसदों ने सोमवार को बचे हुए दिन के लिए निलंबित कर दिया। वहीं माफ़ी न मांगने पर सांसदों ने मंगलवार को एक निंदा प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव हाल के दशकों में किसी सीनेटर के खिलाफ सबसे कठोर दंडों में से एक था। उन्हें लगातार 7 दिनों तक सीनेट की बैठक में भाग लेने से रोक दिया गया। सीनेट के इस साल के सत्र का आखिरी दिन 27 नवंबर को होगा। हालांकि अगले वर्ष फरवरी में जब संसद फिर शुरू होगी, तब भी हैंसन का निलंबन जारी रहेगा। हैंसन ने बाद में मीडिया से कहा कि उनका फैसला सहयोगी सांसद नहीं, 2028 में होने वाले अगले चुनाव में मतदाता करेंगे। उन्होंने कहा वे बुर्के पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते थे, फिर भी उन्होंने मुझे संसद में इसे पहनने का अधिकार नहीं दिया। संसद में कोई ड्रेस कोड नहीं है, फिर भी मुझे इसे पहनने की अनुमति नहीं है, इसलिए मेरे लिए पाखंड है। हैंसन ने 2017 में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन में बुर्का पहनकर हंगामा खड़ा कर दिया था। उस दौरान उन्हें सजा नहीं मिली थी। ऑस्ट्रेलिया संसद में सरकार के नेता और मलेशियाई मूल की पेनी वोंग ने मंगलवार को निंदा प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि बुर्का पहनकर हैंसन ने एक पूरे धर्म का मजाक उड़ाया, उसे बदनाम किया, जिसका पालन 28 मिलियन की आबादी में से लगभग 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई लोग करते हैं। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.